नमस्कार किसान भाइयों, मैं विवेक कुमार राय। आज हम बात करेंगे डॉक्टर संत प्रकाश जी से, जो कि चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर से वर्ष 2017 में मुख्य प्रसार कृषि विज्ञान से सेवानिवृत्त हुए हैं। आइए उनसे जानते हैं वर्तमान में वेजिटेबल इंडस्ट्री को किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो डॉक्टर संत प्रकाश जी, आप अपने बारे में बताइए। जी धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मैंने अपना जो सेवा काल था वो कृषि विज्ञान केंद्र से शुरू किया। हालांकि कृषि विज्ञान केंद्र से पहले मैं कृषि विभाग में कार्यरत था, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर शिमला में। उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी में प्रवेश किया। तो जैसे मेरा विषय सब्जी विज्ञान है, तो मैं कृषि विज्ञान केंद्र में सहायक प्रसार विशेषज्ञ के तौर पे कुल्लू, जिला कुल्लू में लगभग 8 साल मैंने सेवाएं दी। और वहाँ मुझे मौका मिला बहुत सारे किसानों के साथ मिलने का, उनको प्रशिक्षण देने का और सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देने का और फसल विविधीकरण का। क्योंकि जो कुल्लू का जो घाटी है हमारी, ये भी एक बेमौसमी सब्जियों का घर है। और वहाँ जो निचले क्षेत्र थे वहाँ ज़्यादा सेब की खेती करते थे, मगर अब आप देख रहे हैं कि जैसे ग्लोबल वार्मिंग का कंसेप्ट आ रहा है, तो हमारी जो सेब की खेती थी वो धीरे धीरे हायर हिल्स की तरफ चली गई और जो लो एरियाज थे वहाँ वेजिटेबल प्रोडक्शन प्रमोट हो गई। तो वहाँ की प्रमुख जो बेमौसमी सब्जियाँ हैं, वहाँ फूल गोभी वर्ष भर होती है, बंद गोभी वर्ष भर होती है, शिमला मिर्च की खेती होती है, विभिन्न कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेती होती है। तो उस ड्यूरेशन में मैंने 8 साल वहाँ लगाए। उसके बाद मैं स्थानांतरित हुआ पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय के मुख्यालय में। वहाँ मैं ज़्यादातर टीचिंग और रिसर्च में रहा, मगर साथ ही एक परियोजना थी, बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना थी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की, जिसे पायलट प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता था। तो उसमें हमने को 1200 फैमिली अडॉप्ट की थी जिला कांगड़ा में। तो वहाँ 5 साल मुझे फिर किसानों के साथ मौका मिला और 5 साल लगातार हम उनके साथ रहे। और उसमें भी फसल विविधीकरण और ख़ास तौर पे जो बेमौसमी सब्जियां थी उसके उत्पादन में हम लोगों ने कोशिश की कि हम उसको बढ़ावा दे सकें। उसके बाद वर्ष 2001 में मैं कृषि विज्ञान केंद्र कांगड़ा का प्रभारी के तौर पे नियुक्त हुआ और वहाँ मुझे लगभग 8-9 साल वहाँ सेवा करने का मौका मिला। जिला कांगड़ा सब्जियों के लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं था प्रदेश में, परंतु किसानों के प्रयास से और हमारे प्रयत्न से, मार्गदर्शन से आज कांगड़ा घाटी बेमौसमी सब्जियों के लिए प्रदेश में एक अपना पहचान बना चुकी है। उसके बाद मैं जो सेवा काल के जो मेरे आखिरी 3 वर्ष थे, उस ड्यूरेशन में मुझे मौका मिला, क्योंकि जो जैविक खेती है, जो सब्जियों की जैविक खेती है, आजकल उसका ज़्यादा प्रचार प्रसार हो रहा है। क्योंकि जो रासायनिक खेती है उसके दुष्परिणाम आप लोग देख ही रहे हैं कि बहुत सारी लाइलाज बीमारियां, जिनका प्रमुख कारण हमारी फूड हैबिट है और जो हम अडल्टेटेड जो फूड खा रहे हैं, सब्जियां खा रहे हैं, जिनके ऊपर बहुत सारे हानिकारक कीटनाशक या दूसरे केमिकल्स का प्रयोग हुआ है, उसको अवॉइड करने के लिए आज जो हमारा उपभोक्ता है वो एक जैविक सब्जी की डिमांड करता है। तो हमने जैविक सब्जी उत्पादन पे 3 वर्ष काम किया और ये सुनिश्चित किया कि हम जितनी रासायनिक खेती से सब्जी उत्पादन ले सकते हैं, उतना ही बढ़िया सब्जी उत्पादन, अच्छी गुणवत्ता वाला सब्जी उत्पादन हम जैविक खेती के ढंग से भी ले सकते हैं। वर्तमान में सब्जी उत्पादन करने वाले किसानों को किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? जी, जैसे मैंने कहा कि हिमाचल प्रदेश बेमौसमी सब्जियों का घर है और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं, पंजाब है, हरियाणा है, या हमारा देश का जो मुख्यालय दिल्ली है, वहाँ बहुत सारी मात्रा में हमारी जो बेमौसमी सब्जियां हैं, ख़ास तौर पे मटर,
टमाटर, शिमला मिर्च, गोभी, फूल गोभी और कुछ विदेशी सब्जियां जैसे ब्रोकली है, ब्रसेल्स स्प्राउट्स है, एस्पारागस है, लेट्यूस है, सेलरी है, इस तरह की भी सब्जियां, जो पार्सले है, इस तरह की भी सब्जियां हमारे किसान भाई जो हैं वो पैदा कर रहे हैं और एक अच्छी आमदन ले रहे हैं। जैसे आपने कहा कि कौन कौन सी समस्याएं हैं, तो इसमें मैं सबसे पहले कहूँगा, क्योंकि देखो हमारे प्रदेश के अंदर 2 विश्वविद्यालय हैं, एक सोलन जिला में है, एक पालमपुर में कृषि विश्वविद्यालय है। दोनों ही विश्वविद्यालयों में सब्जी उत्पादन पे अनुसंधान चल रहा है। दोनों ही विश्वविद्यालयों में अलग अलग डिपार्टमेंट हैं जो सब्जी विज्ञान के जो वैज्ञानिक हैं वहाँ कार्यरत हैं, वहाँ शिक्षण का और शिक्षा का और जो अनुसंधान का कार्य चल रहा है। जितने भी आज तक हम लोगों ने नई नई किस्में विकसित की हैं, बहुत अच्छी किस्में हैं, मगर उनका प्रचार प्रसार ज़्यादा ना हो पाया। इसका प्रमुख कारण ये रहा कि जो हमारा बीज वर्धन कार्यक्रम है, जब हम किसी अच्छे संकर किस्म का निकालते हैं, कोई अच्छी जैसे टमाटर की कोई संकर किस्म निकालते हैं, तो जितनी प्रदेश की रिक्वायरमेंट है, जितनी प्रदेश के किसानों की टमाटर के सीड की संकर किस्म की रिक्वायरमेंट है, उतनी हम दे नहीं पाते हैं। तो ये एक प्रमुख समस्या है कि उससे क्या होता है कि हमारा जो किसान है, हमारा जो सब्जी उत्पादक है, उसको जो प्राइवेट इंडस्ट्री है उस पर ही आश्रित रहना पड़ता है। और कई बार देखा होगा कि जो हमारा गरीब किसान है उसकी जो परचेजिंग कैपेसिटी है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, और जो हाइब्रिड सीड हैं वो बहुत महंगे हैं और हर वर्ष हमें खरीदने पड़ते हैं। अब मसलन अगर शिमला मिर्च का अगर पॉली हाउस खेती के लिए किसी ने 10 ग्राम बीज लेना हो तो उसकी कीमत आज की डेट में 2500 से 3000 10 ग्राम है, जबकि टमाटर का बीज जो है अच्छी किस्म का 500 से 600 रुपये 10 ग्राम है। तो अब ये एक प्रमुख समस्या है कि क्या जो हमारे सरकारी संस्थान हैं वहाँ से किसानों को जो बीज, अच्छी किस्म के बीज और जो संकर बीज हैं वो उपलब्ध अभी उस मात्रा में जितने मिलने चाहिए हम नहीं दे पा रहे हैं। उससे दूसरी बात ये है कि अभी तक जो हमारा किसान है वो इतना जागरूक नहीं है जितना उसे होना चाहिए। देखिए, सब्जी उत्पादन एक ऐसा जटिल विषय है कि इसमें किसान को हर पहलू पे वैज्ञानिक जानकारी चाहिए कि इस क्षेत्र के लिए कौन सा हाइब्रिड, कौन सी किस्म जिसका अनुमोदन की गई है, उस किस्म का कब लगेगी, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसमें कौन कौन सी बीमारियां आएंगी, कौन कौन से कीड़े आएंगे, कैसे उनकी समय पे रोकथाम करनी है। उसके बाद उसका मंडीकरण में भी किसान को एक बाधा आ रही है क्योंकि हमारा किसान अभी तक संगठित नहीं है। बहुत सारी परियोजनाएं प्रदेश में चली हैं, जैसे आत्मा परियोजना चली। आत्मा परियोजना के तहत मैं जुड़ा रहा, आत्मा परियोजना से लगभग 5 वर्ष। तो हम लोगों ने वहाँ कम्युनिटी ग्रुप्स बनाए, जैसे वेजिटेबल समूह बनाए। तो वो समूह जो थे उनको इस चीज़ के लिए प्रशिक्षित किया गया कि आप संघ में रहो और आपका जो मंडीकरण है, आप जो हमारे बिचौलिए हैं, जो कमीशन एजेंट्स हैं, जहां वो अपना जो उत्पादन है उसको लेके जाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि वहाँ जो हमारा किसान है उसको उचित मूल्य नहीं मिल पाता। तो उस दिशा में हम लोगों ने उनको एजुकेट किया कि आप डायरेक्ट मार्केटिंग भी कर सकते हैं। आज हिमाचल के अंदर और प्रदेश के अलग अलग जो भाग हैं वहाँ हमारा जो किसान है, जो सब्जी उत्पादक है, वो डायरेक्ट मार्केटिंग कर रहा है, इवन ऑन फार्म वो सब्जी बेच रहा है। तो इससे जो रेगुलेटेड मार्केट थी उन पे जो प्रेशर है वो काफ़ी कम हुआ और हमारे किसान को उससे ज़्यादा मुनाफा हो रहा है। और दूसरे, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि जैसे हिमाचल प्रदेश के अंदर समुद्र तल से अगर हम 350 मीटर की ऊंचाई की बात करें, जो हमारे निचले क्षेत्र आते हैं, जैसे ऊना जिला ऊना आता है, वो भी सब्जियों के लिए बहुत अच्छा है। 350 मीटर से लेके 3500 मीटर तक समुद्र तल से जो ऊंचाई है वहाँ लगातार हमारी सब्जी उत्पादन होता है। जो हमारे दूर दराज के क्षेत्र हैं जिनको हम शुष्क पहाड़ी क्षेत्र कहते हैं, जो ड्राई टेम्परेट जोन है, जहाँ 6 महीने बर्फ रहती है और 6 महीने ही उनका क्रॉप सीजन होता है। तो अब वहाँ जैसे
आजकल हमारा जुलाई अंत ही है, अगस्त महीना आ रहा है, तो वहाँ जैसे ही मार्च अप्रैल में बर्फ़ पिघलती है तो हमारे किसान वहाँ मटर की खेती करते हैं, और वो मटर जो है वो अगले महीने आना शुरू हो जाएगा। और आप देखते हैं कि हमारे किसान को खेत पर ही 50 से 60 रुपए किलो मटर के भाव रेट मिल जाता है। बहुत अच्छी बात है। और जब वो मंडी में आता है, जब वो आम मार्केट में उपभोक्ता के पास आता है, तो मेरा ख्याल उस टाइम तो 40 रुपए का वो एक पाव ही बिकता है। तो अगर उस जो मार्जिन है जो हमारे बिचौलिए ले रहे हैं, हम चाहते हैं कि जो हमारे युवा किसान हैं वो संगठित होके अगर वो डायरेक्ट मार्केटिंग करें तो उनको उनका जो मुनाफा है उसमें काफ़ी वृद्धि हो सकती है। अच्छा, अभी तक तो हम एक पर्टिकुलर जगह की बात कर रहे थे। आपके मुताबिक जो देश भर के जो किसान हैं जो सब्जी उत्पादन करते हैं, उनको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? जी, ये ठीक है कि हमारा जो देश है वो सब्जी उत्पादन में पूरे विश्व में दूसरे नंबर पर आता है, और ये सब कुछ संभव तभी हुआ जब किसानों ने फसल विविधीकरण की ओर गए, क्योंकि जो खाद्यान्न उत्पादन है, जो सीरियल बेस्ड क्रॉपिंग सिस्टम है, उससे किसान ज़्यादा कैश नहीं ले सकता, ना ही उसकी वो कैश क्रॉप है। ये ठीक है कि खाद्यान्न के मामले में हम आज आत्मनिर्भर हैं, परंतु साथ साथ जो हमारी इकोनॉमिक सिक्योरिटी है वो तो हमें कैश क्रॉप से ही मिलेगी। और इसके लिए आज पूरे देश के अंदर फसल विविधीकरण बहुत सारी परियोजनाएं चली हैं। जैसे हिमाचल में एक जायका परियोजना चली है, उसका मुख्य उद्देश्य ही क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है, और पिछले 8-10 साल से वो कार्यक्रम चला हुआ है। उसमें किसानों को बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही हैं और सब्जी उत्पादन को प्रमोट किया जा रहा है। इसी प्रकार जो हमारे निचले किसान हैं, जो देश के अन्य भाग के किसान हैं, कई बार ऐसा देखा गया है कि किसान जब उसका उत्पादन मार्केट में आता है तो भाव इतने निम्न हो जाते हैं कि किसान को उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी नहीं मिलती है। कभी आपने देखा होगा, कभी टमाटर में समस्या आ जाती है, कभी मटर में समस्या आ जाती है, कभी आलू में समस्या आ जाती है। तो ये एक बहुत गंभीर समस्या है कि किसान सीजन भर महंगे बीज खरीदता है, खाद डालता है, उस पे लेबर का खर्च करता है, और जब मंडीकरण की बात आती है तो वो घाटे में चला जाता है। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए बहुत सारी ज़रूरत है। सरकार को भी इस पर केंद्रित होना पड़ेगा कि हमारे किसान को सही दाम कैसे मिले, और उनको एजुकेट किया जाए कि किस वक्त कौन सी चीज़ कितनी मात्रा में तैयार की जाए। हमारा किसान एक, जैसे हम कहते हैं कि भेड़ चाल, तो एक चीज़ को जब लगता है तो वो सारे के सारे किसान एक ही चीज़, जबकि उसकी डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है। और ये एक अर्थशास्त्र का नियम है कि जब किसी चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा होगी और सप्लाई लिमिटेड होगी तो भाव बहुत ऊंचे चले जाएंगे। इसके लिए फार्मर्स को एजुकेट करना पड़ेगा कि हम कितनी मात्रा में कब तैयार करें और कब हमें बहुत अच्छा रेट मिले। इसी दृष्टि से जो हमने हिमाचल प्रदेश की बात की कि बेमौसमी सब्जियों का घर हम इसलिए हैं कि जितने मैदानी क्षेत्रों की सब्जियां जब खत्म हो जाती हैं तो हमारे हिमाचल से सब्जियों की उत्पादन शुरू होता है। जैसे आज बरसात के अब दिन हैं तो देखा होगा आपने, जो टमाटर है या जो दूसरी कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं वो बहुत महंगी चली जाती हैं, और जो सारी की सारी जो आयात है, जो सारे का सारा जो इंपोर्ट होनी है, वो हमारे जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे अन्य पहाड़ी क्षेत्र हो, वहीं से ही जो हमारे किसान जो हैं वो देश के अन्य भागों को उसका मंडीकरण करते हैं। आप कृषि जागरण के मंच से सब्जी उत्पादन करने वाले किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे प्रमुख उद्देश्य हमारा यही है कि किसान की खेती फायदेमंद हो। जैसे हमारी जो केंद्रीय सरकार है उसका संकल्प है कि हम आने वाले टाइम में किसानों की आय डबल करेंगे, तो इस दिशा में मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे किसान एक तो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी को जो जानकारी है, जो वैज्ञानिक जानकारी है, उसको अपनाएं। देखो, देश भर में कृषि विज्ञान केंद्र हैं और कृषि विज्ञान केंद्रों पे हर विषय के विशेषज्ञ हैं। वहाँ सब्जी विज्ञान का भी विशेषज्ञ है, उद्यान का भी वो विशेषज्ञ है, तो उनसे वो सलाह मशवरा ज़रूर लें।
इसके अतिरिक्त हम किसानों को मैं ये भी बताना चाहूँगा कि देखो, सरकार ने एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना चलाई है जिसको हम टोल फ्री किसान कॉल सर्विस कहते हैं। अभी तक भी हमारा किसान उसका जितना फ़ायदा लेना चाहिए नहीं ले रहा है, तो उसका भी फ़ायदा लेना चाहिए। उसको जितने भी कृषि विभाग हैं प्रदेश के और उनसे जितनी भी अनुदान पे उनको सब्जियों के बीज मिलते हैं या कीटनाशक मिलते हैं, उनका भी उनको फ़ायदा लेना चाहिए। और इसके अतिरिक्त संगठित होकर खेती करें, ये मैं ज़रूर कहूँगा, क्योंकि देखिए संघ में रह के हम ये चाहते हैं कि हमारा किसान एकजुट होकर कार्य करे और जो खरीदार है वो उसकी मोनोपोली खत्म हो जाए। जब उसकी मोनोपोली खत्म होगी और किसान संगठित होकर काम करेगा तो ये बात शर्तिया है कि किसान को अच्छा भाव मिल सकता है। कृषि जागरण की टीम से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर संत प्रकाश जी। धन्यवाद जी।